मूवी की शुरुआत में हमें हैरी नाम का आर्म्स डीलर दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैंक चला जाता है। इस बात से बेखबर कि उन पर नजर रखी जा रही है। जहां अशरफ नाम का बंदा उन्हें फॉलो करते हुए बैंक में एंटर कर जाता है। ऑब्वियसली वो हैरी को लूटना चाहता है, जहां वो हैरी के बॉडीगार्ड्स को मारते हुए उस तक पहुंच जाता है। मगर हैरी काफी चालू था जो मौके का फायदा उठाकर अशरफ पे गोली चला देता है, मगर उसकी गन से कोई भी गोली नहीं चलती है। सरप्राइजिंगली उसकी गन की मैगजीन खाली थी, जो देखकर हैरी काफी ज्यादा डर जाता है। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अशरफ हैरी को ऊपर पहुंचा देता है, जिसके बाद वो हैरी का ब्रीफकेस लेकर यहाँ से जाने लगता है। मगर हैरी का एक बॉडीगार्ड अभी भी जिंदा था, जो खराब हालत में भी अशरफ पर गोलियां चलाने लगता है, जिनकी परवाह किए बगैर अशरफ यहाँ से निकल जाता है। ये मारकाट हैरी के ब्रीफकेस को चुराने के लिए की गई थी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा सिम्टेक्स मौजूद है जिसके थ्रू बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली अशरफ एक टेररिस्ट है जो इन बॉम्ब्स को बनाकर जैकेट्स में फिट करने लगता है। जल्द ही आदिल नाम का आदमी यहाँ आ जाता है, जो अशरफ की बनाई हुई जैकेट लेकर यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली इनका टेररिस्ट ग्रुप लंदन में दहशत फैलाना चाहता है, जिसके लिए आदिल एक रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ पर काफी सारी भीड़ मौजूद थी। तो आदिल भरी भीड़ में बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जल्द ही इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आने लगती है, जिसे देखकर हैरी का बॉडीगार्ड काफी दुखी था, जो अपने आप को इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार मानने लगता है। इस बंदे का नाम इवान है, जो हैरी का बॉडीगार्ड बनने से पहले MI6 का एजेंट था। तो उसे पूछताछ के लिए MI6 की हाई ऑफिशियल शार्लेट के पास बुलाया जाता है, जो कि पहले इवान की हैंडलर हुआ करती थी। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि हैरी के ब्रीफकेस में काफी सारा सिम्टेक्स मौजूद था, जिसे अब चुराकर टेररिस्ट बॉम्ब्स बनाना चाहते हैं। तो तुम्हें कैसे भी करके इस टेररिस्ट सेल को खत्म करना होगा। साथ ही लेडी इवान को एक क्लू दे देती है कि हमले के दौरान हैरी की गन खाली थी, यानी किसी ने उसकी गन से बुलेट्स निकाल ली होंगी, जैसा सिर्फ कोई करीबी कर सकता है। जो बात सुनकर इवान को हैरी की गर्लफ्रेंड रेना के बारे में याद आ जाता है, जो बैंक जाने से पहले उसके कमरे में मौजूद थी। तो हैरी अपने पार्टनर मार्क के साथ रेना के घर चला जाता है, जो लेडी इवान को जिंदा देखकर काफी सरप्राइज थी। मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही इवान लेडी को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। ऑब्वियसली वो रेना से हैरी की गन के बारे में पूछताछ करना चाहता है, जो लेडी काफी पिटने के बाद उसे बता देती है कि हैरी के अलावा मेरा एक स्पेशल कस्टमर है, जो हैरी का डेली रूटीन जानने के लिए मुझे काफी पैसे दिया करता था, और उसी बंदे के कहने पर मैंने हैरी की बुलेट्स निकाली थी। तो ये सब जानकर इवान सीरियस हो जाता है, जो लेडी को वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जो बात सुनकर लेडी काफी अपसेट थी, मगर फिर भी वो इनकी बात मान जाती है। जिसके बाद रेना इनके फोर्स करने पर अपने स्पेशल गेस्ट के घर चली जाती है, जो रेना को यहाँ देखकर काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो रेना को घर में आने देता है, इस बात से बेखबर कि मार्क और इवान उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर मार्क और इवान आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही पॉल को सारा माजरा समझ आ जाता है कि रेना ने उसे बिट्रे कर दिया होगा। तो वो बिना हेजिटेशन के रेना को ऊपर पहुंचा देता है, जो देखकर इवान और मार्क की पूरी तरह से सनक जाती है, जो बुरी तरह से बंदे को चेज करने लगते हैं, जिसने अब तक बॉम्बिंग वेस्ट को पहन लिया था। मगर वो बॉम्ब को ट्रिगर कर पाता उससे पहले ही इवान यहाँ आ जाता है, जो बंदे के हाथ में चाकू गाड़ कर उसे डिसआर्म कर देता है। मगर अब इस केस के सभी क्लूज खत्म हो चुके थे, जिस वजह से इवान काफी अपसेट था। वहीं अशरफ को टेंशन होने लगती है, क्योंकि प्लान के हिसाब से दूसरी बॉम्बिंग हो जानी चाहिए थी। तो अशरफ अपने पार्टनर पॉल को कांटेक्ट करने लगता है, जो बंदा तो अब तक इवान के हाथों मर चुका था। तो वो अशरफ के कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे अशरफ को एहसास हो जाता है कि प्रोबेबली उसका पार्टनर मारा जा चुका है। तो वो अपने मन को शांत करने के लिए कैफे चला जाता है, जहां पर सरप्राइजिंगली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड केट मौजूद थी। और फिर ये दोनों अपने बीते पास्ट को याद करने लगते हैं, जिसके साथ अशरफ का 6 साल पुराना फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जहां पर अशरफ कॉलेज के दिनों में
केट को डेट किया करता था, मगर वो बंदा अकेले ही केट को खुश नहीं कर पाता है, जिस वजह से केट दूसरे लड़कों के साथ खुशियां बांटने लगती है। मगर ये देखकर अशरफ की पूरी तरह से सनक जाती है, जो गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। मगर ये सारा सीन नबिल नाम के आदमी ने देख लिया था, जो अशरफ की कमजोरियों का फायदा उठाने लगता है। नबिल एक टेररिस्ट है जो अब अशरफ जैसे लड़कों को अपने ग्रुप में रिक्रूट करना चाहता है, तो वह अशरफ के पास जाकर उसके दिमाग में नफरत भरने लगता है। जैसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है। जल्द ही अशरफ और उसके दोस्त नबिल की टीचिंग्स को ज्वाइन करने लगते हैं, जो उनके दिमाग में जहर खोलने लगता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां अब नबिल के स्टूडेंट्स पूरी तरह से टेररिस्ट बन चुके थे, जो अब नबिल के लिए मरने मारने को भी तैयार थे। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्क फ्रेश इंटेल हासिल करने के लिए लाइब्रेरी चला जाता है, क्योंकि यहीं से MI6 की इन्फॉर्मर ऑपरेट किया करती थी। तो वो मार्क को एक फाइल हैंडओवर कर देती है, जिस पर लिखे एड्रेस के हिसाब से ये लोग एक अबैंडन बिल्डिंग चले जाते हैं। जल्द ही इन्हें ढूंढने पर एक आदमी मिल जाता है, जो इवान को देखकर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरह एक MI6 एजेंट हूँ। मगर इवान उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, जो इस बंदे की बातों को नजरअंदाज करके उसे जिंदा जला देता है। मगर जब ये लोग इस बंदे की जैकेट चेक करते हैं, तब ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस बंदे की जैकेट में कैसा भी बॉम्ब नहीं था, जो देखकर इवान पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उनके हाथों से एक इनोसेंट आदमी मारा गया था, जिस बात का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। तो वो खराब मूड में अपनी बॉस के पास चला जाता है, मगर शार्लेट उसके पेन को नजरअंदाज करके इन्फॉर्म कर देती है कि हैरी के ब्रीफकेस पर एक बग प्लांटेड था, जिसे अब ट्रैक करके तुम लोग टेररिस्ट के बेस कैंप जा सकते हो। याद रहे, कोई भी टेररिस्ट जिंदा बचना नहीं चाहिए। जो बात सुनकर इवान और मार्क काफी अपसेट थे, क्योंकि हायर अप्स किसी की भी जान की परवाह नहीं करते। वहीं अशरफ और केट पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ऑब्वियसली ये दोनों अभी भी एक दूसरे को प्यार किया करते थे, तो ये दोनों दूसरी शुरुआत करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद हमें अशरफ का 3 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो नबिल के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। तो नबिल अशरफ और उसके पार्टनर यूसुफ को एक मिशन असाइन करने लगता है, जिसके लिए उन्हें एक रिटायर्ड सार्जेंट ग्लेन कॉनल का खून करना होगा। जो बात जानकर अशरफ काफी कंफ्यूज था कि नबिल इस आदमी को मरवाना क्यों चाहता है। तो नबिल उसे क्लियर कर देता है कि ग्लेन कॉनल पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस का मेंबर रह चुका है, जो अपने इराक टूर के दौरान हमारे भाई और बहनों को टॉर्चर किया करता था, जिसे अब उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तो अशरफ और यूसुफ नबिल के ऑर्डर के हिसाब से ट्रेन स्टेशन चले जाते, जहां पर नबिल का राइट हैंड मैन अमीन आया हुआ था, और इसी के अंडर ये लोग काम करने वाले थे। तो ये लोग ग्लेन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। जल्द ही अगला दिन निकल आता है, जहां प्लान के हिसाब से ये लोग ग्लेन के घर पर नजर रखने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में ग्लेन घर से बाहर निकल आता है, तो यूसुफ उस बंदे का पीछा करने लगता है। मगर ग्लेन कुछ ज्यादा ही चालू था, जिसे यूसुफ के यहाँ आने की भनक लग जाती है। तो वो मौका पाते ही यूसुफ पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर ग्लेन एक हाईली ट्रेंड सोल्जर था, जो बड़ी आसानी से यूसुफ को ऊपर पहुंचा देता है। मगर वो यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही अशरफ यहाँ आ जाता है, जो अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर काफी दुखी था। तो वो गुस्से में ग्लेन को चेज करने लगता है, जिस चेज के दौरान अशरफ बड़ी आसानी से ग्लेन को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद घर की तलाशी ली जाती है, जहां अशरफ को एक सीक्रेट रूम में ग्लेन के बीवी बच्चे मिल जाते हैं। मगर अशरफ के दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी, जो इन दोनों के बारे में अमीन से छुपा लेता है। मगर अमीन काफी चालू था, जिसे घर में रखी चीजों के हिसाब से पता चल जाता है कि घर में कोई और भी रहता है। जिसके बाद ये लोग ग्लेन को मारने की तैयारी करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग ग्लेन को वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने मारना चाहते थे, ताकि इस खून को दुनिया के सामने दिखाया जा सके। जल्द ही ग्लेन को मार दिया जाता है, जो देखकर अशरफ काफी अपसेट था। तो ये लोग जल्दी से घर लौट आते हैं, जहां रेडियो पर न्यूज आने लगती है कि रिटायर्ड सार्जेंट ग्लेन कॉनल और उसकी फैमिली को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है।
जो बात सुनकर अशरफ पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि अमीन ने ग्लेन के बीवी बच्चों को भी मार डाला है। तो वो गुस्से में अमीन को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर अमीन उसके दिमाग में जहर घोलने लगता है। जो बात सुनकर अशरफ उसकी जान बख्श देता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्क इवान से पूछताछ करने लगता है कि आखिर शार्लेट ने तुम्हें ही इस काम के लिए हायर क्यों किया था। जो बात सुनकर इवान उसे क्लियर कर देता है कि कुछ साल पहले मेरी बीवी बॉम्बिंग्स में मारी गई थी, जिस वजह से मैं टेररिस्ट से बेहद नफरत करता हूँ, और इसी वजह से शार्लेट मेरी नफरत का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि उसे एहसास है कि मैं सभी टेररिस्ट को बिना रहम के मार सकता हूँ, और इसी वजह से मुझे इस काम पर रखा गया है। जो बात सुनकर मार्क भी सीरियस हो जाता है, साथ ही वो इवान को तसल्ली देने लगता है। वहीं अशरफ और केट के बीच दोबारा से मौसम बनने लगता है। जो लोग खुशियां बांट पाते हैं, उससे पहले ही अशरफ को नबिल का कॉल आने लगता है, जो अभी के अभी अशरफ से मिलना चाहता था। जो बात जानकर अशरफ काफी अपसेट है, मगर फिर भी वो केट को छोड़कर नबिल के पास चला जाता है, जो अशरफ को इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग कल ही अगली बॉम्बिंग करवाने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें न्यू रिक्रूट का साथ देना होगा, क्योंकि वो बंदा बहुत फट्टू है। जो बात सुनकर अशरफ न्यू रिक्रूट के घर चला जाता है। जो बंदा अब काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो अशरफ उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम एक नेक काम के लिए सैक्रिफाइस करने वाले हो। जो बात सुनकर उस बंदे को राहत मिल जाती है, तो ये लोग बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, और इसी समय पे मार्क और इवान यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर न्यू रिक्रूट की पूरी तरह से फट जाती है, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। ऑब्वियसली उसका पीछा किया जाता है, मगर जब वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर यहाँ से भागने वाला था, तब मार्क उसे हवा में ठोक देता है। वहीं अशरफ ने हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से वो इवान की नजरों से बच जाता है, तो वो मौका पाकर यहाँ से निकल जाता है। मगर अब अशरफ काफी परेशान था, क्योंकि अब उन्हें हंट किया जा रहा है। जो खराब मूड से केट से मिलने चला जाता है, जो अशरफ की ऐसी हालत देखकर उसे तसल्ली देने लगती है, मगर अशरफ अब अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि वो केट और नबिल के बीच में चूज करना नहीं चाहता था। मगर फाइनली वो दोबारा से केट को छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए नबिल और उसका कॉज ज्यादा जरूरी था। जो देखकर केट काफी दुखी है, क्योंकि उसे दोबारा से अबेंडन कर दिया गया है। जिसके बाद अशरफ नबिल से मिलने चला जाता है, जहां नबिल उसे इंफॉर्मेशन देने लगता है कि कल अमेरिकन इंटेलिजेंस का थिंक टैंक यहाँ आने वाला है, जिसे मारने का काम तुम्हें करना होगा। जो बात सुनकर अशरफ काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो नबिल उसे क्लियर कर देता है कि कल अमेरिकन थिंक टैंक की बेटी शादी करने वाली है, जिसे अटेंड करने के लिए वो रॉयल होटल आने वाला है। तो तुम्हें वेडिंग के दौरान अमेरिकन ऑफिशियल्स को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो अमेरिकन थिंक टैंक मारा गया तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। जो बात सुनकर अशरफ काफी परेशान था, क्योंकि वो अपनी जान देना नहीं चाहता है, मगर फिर भी वो नबिल और अपने कॉज के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है, जिसके लिए वो अपनी सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। ऑब्वियसली वो मरने के बाद दुनिया को बताना चाहता है कि आखिर वो कितना बड़ा आदमी था। वहीं मार्क और इवान होटल में रेस्ट करने लगते हैं, जहां सोते समय इवान पर हमला करवा दिया जाता है, मगर इवान काफी सतर्क था, जो बड़ी आसानी से अपने हमलावर को कंट्रोल में कर लेता है। एंड सरप्राइजिंगली हमलावर उसका पार्टनर मार्क था, जिसे कूट काट कर इवान इंटेरोगेट करने लगता है कि मुझे मारने के ऑर्डर्स आखिर किसने दिए थे, मगर मार्क उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो हार मानकर इवान उसे ऊपर पहुंचा देता है, मगर अब इवान काफी परेशान था, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि मार्क बुरे लोगों से मिला हुआ है, जो इन बॉम्बर्स का साथ देता रहा है। जिसके बाद इवान जल्दी से बॉम्बर्स के नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट चला जाता है, जहां पर आज बहुत सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स इकट्ठा होने वाले थे। एंड सरप्राइजिंगली उसका अंदाजा सही था। अशरफ वेटर की ड्रेस पहनकर हेड टेबल की तरफ जाने लगता है, जहां पर सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, मगर वो बॉम्ब को डेटोनेट कर पाता उससे पहले ही इवान यहाँ आ जाता है, जो अशरफ को मारकर इस बॉम्बिंग को रुकवा देता है। मगर अब गन शॉट की आवाज सुनकर सभी गेस्ट की फट चुकी थी, जो दुम दबाकर यहाँ से भागने लगते हैं। जल्द ही होटल खाली करवा दिया जाता है,
तो इवान भी चुपचाप बाहर जाने लगता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि MI6 और नबिल पहले से मिले हुए हैं, जिन्होंने अमेरिकन थिंक टैंक को मारने के लिए बैकअप प्लान्स बना रखे थे। और इसी प्लान के तहत होटल का एक स्टाफ मेंबर सामानों को लेकर ऑफिशियल्स के पास चला जाता है। ऑब्वियसली इन सामानों में बॉम्ब्स रखे हुए थे, जिनके फटते ही सभी अमेरिकन ऑफिशियल्स ऊपर पहुंच जाते हैं। जो सब देखकर इवान काफी ज्यादा अपसेट था। साथ ही उसे यह एहसास हो जाता है कि टेररिस्ट का नेटवर्क इतना खतरनाक नहीं हो सकता है। पॉसिबली उन्हें लोकल इंटेलिजेंस से खबर मिलती आ रही है, तो उसे अपनी ही एजेंसी पर शक होने लगता है। जिस शक को दूर करने के लिए वो अपने घर लौट जाता है, जहां पर उस आदमी की जैकेट मौजूद थी जिसे इवान ने जिंदा जला दिया था। तो इवान को उस आदमी की बातें याद आने लगती हैं कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरह एक MI6 एजेंट हूँ। मगर तब इवान ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था, जो फिर उस बंदे की जैकेट को चेक करने लगता है। सरप्राइजिंगली जैकेट की जेब में एक लॉकर की चाबी मौजूद थी। तो इवान इस चाबी के थ्रू उस बंदे का लॉकर ओपन कर लेता है, जिसके अंदर एक बैग मौजूद था। तो इवान बैग में मौजूद फाइल्स को चेक करने लगता है, जिन्हें देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो बंदा असल में MI6 का एजेंट था, जो एज अ अंडरकवर नबिल के टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो चुका था, जिसने अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि नबिल हैरी का सिम्टेक्स वाला बैग चुराकर बॉम्ब्स बनाना चाहता है। मगर MI6 के ऑफिशियल्स ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि MI6 को इन बॉम्बिंग्स के बारे में पहले से मालूम था। जो चाहते तो इन बॉम्बिंग्स को रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने इंटेंशनली ये बॉम्बिंग्स होने दी। जो बात जानकर इवान पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे MI6 में मौजूद ट्रेटर के बारे में पता चल चुका था, जो कि और कोई नहीं उसकी बॉस शार्लेट थी, क्योंकि उसी लेडी ने झूठे एविडेंस बनवाकर इस आदमी को जान से मरवा दिया था। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रिसेंट बॉम्बिंग्स की वजह से सरकार पलट जाती है। साथ ही MI6 हेड को फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ता है। मगर न्यू सरकार के आदेश कुछ ज्यादा ही अजीब थे, जो लोग नबिल को सही सलामत अपने देश लौटने देते हैं। जिसके बाद इवान शार्लेट से मिलने चला जाता है, जिसे जिंदा देखकर शार्लेट काफी ज्यादा शॉक थी। तो इवान उसे टॉन्ट करने लगता है कि असल में तुम तो न्यू गवर्नमेंट की सपोर्टर हो, और तुमने ही प्रीवियस सरकार को पलटवाने के लिए नबिल से बॉम्बिंग करवाई थी। असल में नबिल शुरुआत से तुम्हारे लिए काम किया करता था। जो बात सुनकर लेडी कबूल कर लेती है कि न्यू मिनिस्टर प्रीवियस सरकार को पलटना चाहते थे, और उन्हीं के कहने पर ये बॉम्बिंग्स करवाई गई थी, और उनका साथ देने के लिए अब मुझे MI6 का हेड बना दिया गया है। जो बात सुनकर इवान काफी ज्यादा दुखी था कि ये पॉलिटिशियंस कितने ज्यादा बुरे हैं, जो अपना काम निकलवाने के लिए इनोसेंट लोगों का खून करवा सकते हैं। जो गुस्से में शार्लेट को ऊपर पहुंचा देता है। ऑब्वियसली वो शार्लेट की मौत को सुसाइड साबित करना चाहता था। साथ ही वो शार्लेट के पास उन डॉक्यूमेंट्स को रख देता है, जिनके बेसिस पर शार्लेट और न्यू मिनिस्टर को एक्सपोज किया जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।